Hello everyone, my name is Aryan Singh. I am from KNIT Sultanpur. Currently I am working at Praxis Vidyapeeth. तो आज हम लोग मोल पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम मोल पढ़ने वाले हैं। मोल पढ़ने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो मोल के क्वेश्चन में हमेशा आती रहती हैं। कभी कभी आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछ लेता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछ लेता है, या कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें जानना जरूरी है मोल पढ़ने के पहले। तो हम पहले उन बातों को देख लेते हैं केमिस्ट्री की भाषा में वो क्या होती है, उसके बाद हम मोल पे एंटर करेंगे। तो केमिस्ट्री की सबसे बेसिक चीजों से इसको हम रिलेट करते हुए आराम से चलेंगे। इसमें आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4 लेक्चर में पूरा मोल, इसके आगे कंपोजिशन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री की बेसिक भाषा में हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज आता है हमारे पास मैटर। हम केमिस्ट्री की सबसे बेसिक चीज होती है मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच occupies mass and space is known as matter. आप ये डेस्टर देखिए, इस डेस्टर के पास कोई अपना मास होगा, ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा जहां भी रखा रहेगा। तो एनीथिंग विच occupies मास एंड स्पेस, तो ये मैटर कहलाएगा। ऐसे ही इस बोर्ड की देखिए, इस बोर्ड का कुछ अपना मास होगा और बोर्ड क्या करेगा, कुछ स्पेस ले रखा है इसमें, तो बोर्ड कुछ स्पेस ले रखा है, तो ये भी क्या होगा, मैटर होगा। विच occupies मास एंड स्पेस। ठीक है, उसके बाद हम अगर जाने ये हमारा मैटर है, तो ये मैटर किन चीजों से मिलकर बना हुआ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मार्कर को, इस मैटर को छोटे छोटे चीजों में तोड़ के देखना होगा। जैसे इसको तोड़े इतना, फिर तोड़े, मान लीजिए इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है मार्कर। तो जो सबसे छोटा एटम आया, जो सबसे छोटी चीज आई, जो सबसे छोटा पार्टिकल आया, जिसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको हमने एटम बोला। जब हम इस मार्कर को डिवाइड, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि ये जो मार्कर है, ये छोटे छोटे एटम नाम की चीजों से बन के बना होगा। एटम नाम का कोई चीज होगा जिससे छोटे छोटे एटम नाम की चीजों से भी जाके मैटर बना होगा। अब हमारे लिए यहां एक नया शब्द आता है एटम। तो हम एटम की बात करते हैं। एटम की जब बात करेंगे हम, अब हम एटम से शुरू करते हैं। एटम क्या होता है? एटम डाल्टन्स थ्योरी के हिसाब से, हम लोगों ने पढ़ा 9th क्लास में, डाल्टन्स थ्योरी के हिसाब से जो एटम होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, उसे हम एटम कहते हैं। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि एटम को हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। जब हम रदरफोर्ड या हम थॉमसन या नील्स बोर का मॉडल आया, आप इससे पैनिक नहीं होंगे इन शब्दों से। ये सारी चीजें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरा कवर करेंगे आपके लिए। तो जब ये चीजें आई तो हमें पता चला कि एटम को और डिवाइड कर सकते हैं, इसको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। इसलिए इसे हम स्मॉलेस्ट ना लिख के इसे हम लिखेंगे स्मॉल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या मैटर। ठीक है, इसका स्मॉल पार्टिकल होता है। तो जब हमने देखा कि इसके कुछ स्मॉलेस्ट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल भी थे, इसलिए हम इसे स्मॉलेस्ट नहीं लिखे। तो इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मेनली होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन इसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। इसे हम फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनका क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल मास होता है, इनके ऊपर कुछ इंडिविजुअल चार्ज होते हैं। तो चलिए एक टेबुलर फॉर्म में इनके हम मास और इनके चार्ज देख लेते हैं, जो हमेशा हमें यूज पड़ेगा और हमेशा हमें ध्यान रहेंगे। तो एक टेबुलर फॉर्म में हम मास और चार्ज की बात करते हैं।
प्रोटॉन को हम ऐसा दिखाते हैं रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह और न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह। तो हम सबसे पहले अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसका जो मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसकी चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम क्या होती है? कूलम जो होती है किसी भी चार्ज की यूनिट होती है। जब भी हम कहीं चार्ज लिखेंगे तो उसके साथ हम सी या कूलम लिखेंगे जो कि हमारी चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा क्या होता है, उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और जो उसका चार्ज होता है वो माइनस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगली चीज आती है न्यूट्रॉन। इसका मास स्लाइटली ग्रेटर देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन। देखिए यहां पे 1.672 था, यहां पे 1.674। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो कोलॉम होता है। इसके ऊपर क्या होता है? ये जीरो कोलॉम होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, हम ये चीजें जान गए। तो हम यहां पे देखेंगे एक चीज और हम देखेंगे, जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन हो रहा है। लेकिन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन। ये लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आता है मास ऑफ प्रोटॉन के 1837 टाइम्स आता है। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे, आगे काम आएगा। इस चीज को हम याद रखेंगे, आगे हमारे लिए काम आएगा। तो हमने क्या देख लिया? हमने इसको पार्टिकल देख लिया, चार्ज देख लिया, मास देख लिया, ये चीज हम समझ गए। एक चीज और समझेंगे इसमें कि जहां भी एटम की बात होती है, जब भी हम एटम की बात करते हैं तो एटम की बात में क्या होता है कि एटम को हम लिखते हैं इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिखने का क्या मतलब होता है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट या दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो, कोई पार्टिकल हो, अगर वो अपने आप को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहता है, अगर वो अपने आप को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहता है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमेशा उसमें बराबर होंगे नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। हमेशा क्या होंगे उसमें? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज बराबर होंगे। इसलिए एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया एटम को। अब हमारे दिमाग में आया कि अगर हम एटम देख लिए तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, तो हम थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानेंगे। ज्यादा नहीं जाते तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे, बट हम थोड़ा बेसिक इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत लोगों ने प्रपोज किया इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, फिर नील्स बोर ने। तो हम जो ये देखने जा रहे हैं आप, ये नील्स बोर के बाद है। ये नील्स बोर, रदरफोर्ड, ये थॉमसन, सारी चीजें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कवर करेंगे। लेकिन यहां पे हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर जो इतना जानिए आप नील्स बोर के एटम के प्रपोज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके बारे में देखेंगे। तो हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये यहां जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके अंदर क्या क्या होते हैं? इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको कंबाइनली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। और ये दोनों इसकी सेल्स कहलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटम्स के सेल्स। और यहां इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। इस सेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो हम बोले थे अभी पिछली बार कि जो एटम होता है वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
तो जब एटम अपनी स्टेबल फॉर्म में पाया जाएगा तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। मान लीजिए कि अगर ये एटम है कोई, इससे हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, इससे हम एक इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। जब इससे हम इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि देखिए मेरे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है, 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 नेगेटिव चार्ज है। वही मुझसे एक नेगेटिव चार्ज खींच लेता है तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 10, और नेगेटिव चार्ज 9। तो ओवरऑल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, 9 को बैलेंस कर दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं कहलाया, नहीं कहलाया। अगर एक केस और देखते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें और डाल देते हैं इसमें, तो ओवरऑल इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस केस में भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। जब ओवरऑल निगेटिव चार्ज आएगा तो इस केस में भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था ऑफ एटम का। इसके बाद अगर एटम कहीं लिखा है तो हम हर बार तो ये सिंबल या इसी तरह बना के स्ट्रक्चर को देखेंगे नहीं। कुछ स्ट्रक्चर के सिंबल होते हैं जिसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, हम आगे उसको देखते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, अगर एटम के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की बात की जाए, देखिए मान लिया हमारे पास एक एटम है X, एक एटम है जिसका हम नाम दे रहे हैं X, ठीक है। तो वहां पे हमेशा एटम ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। हमें जानना है ये दोनों चीजें A और Z क्या है। जो Z होता है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जो कि हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जितने प्रोटॉन इसमें होंगे उतना एटॉमिक नंबर इसकी होगी, इस एटम का होगा। ये होता है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जितनी किसी भी एटम में होगी वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जनरली ये एटम अपने आप को स्टेबल या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहता है, मतलब इस पे ना कोई इलेक्ट्रॉन ना कोई दिया गया है ना कोई लिया गया है। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब अगर दिया जाता तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, अगर लिया जाता तो एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता। उस केस में हम क्या कह सकते हैं, देखिए जब इलेक्ट्रॉन दिया लिया जाएगा तो कभी भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। तो इस केस में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हम जो जनरली बात कर रहे हैं वो स्टेबल एटम की बात कर रहे हैं। तो जो एटम की, तो यहां पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होगा, ठीक है। अगर इसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो मान लिया एक एग्जांपल ले रहे हैं हम सोडियम का, ठीक। इसमें हमसे पूछे कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम फट से देखेंगे पहले इसका एटॉमिक नंबर क्या है, उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, क्या। इस सोडियम एटम में कोई चार्ज ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लिया दिया नहीं गया, ये स्टेबल एटम है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी 11 के इक्वल होगा। फिर अगर हम इसके मास नंबर की बात बोले, मास नंबर हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। मास नंबर 23 दिया है और हमें प्रोटॉन पता है कितना है, 11 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 12। एक चीज और, ये जो एटॉमिक मास होता है ये यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस होता है, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, ये जो एटॉमिक मास होता है, देखिए यहाँ 23 सीधे 23 लिख रहे हैं, ये यूनिट लेस होता है। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं, चीजें और क्लियर होंगी थोड़ी। अगर हम एक सल्फर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सल्फर का एग्जांपल लेंगे। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो इसमें कितना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, 16,
एटम क्या है हमारा, स्टेबल है, कोई इलेक्ट्रिक कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी, 16। और मास नंबर हमारा हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, मास नंबर की वैल्यू रख देंगे, कितनी है 32 इक्वल टू 16 प्लस न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 16। ठीक, तो ऐसे हम हर क्वेश्चन में कर सकते हैं, ऐसे हम हर क्वेश्चन का प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब निकाल के लिख सकते हैं और चीजें हम जान सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर हमें कोई एटम विद उसके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के साथ दिया हुआ है। हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम देख लिया। अब आती है कि एटम को मेजर करने की बात, एटम को मास करने की बात, उसके मास को मेजर करने की। तो जब एटम के मास को मेजर करने की बात हो रही है तो उसके लिए एक यूनिट आई जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को क्या करना है, आपको वेट करना है, तो आप क्या बोलेंगे 2 3 नहीं, ऐसे थोड़ी बोलेंगे 2 या 3, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2 या 3 ग्राम है। इस बोर्ड का वैल्यू बोलेंगे 1 2 नहीं किलो। तो हमेशा किलोग्राम ग्राम ये आप क्या कर रहे हैं, इसके रेफरेंस में लिख रहे हैं। सिर्फ आप नंबर तो नहीं लिखेंगे 2 3, उसके साथ किलोग्राम या ग्राम या कुछ लगाएंगे। तो ऐसे एटम क्या होता है, एटम बहुत छोटा होता है, एटम बहुत छोटा होता है। और इसका अगर 3 ग्राम है तो एटम सोचिए कितना छोटा, बहुत छोटी चीजों से मिलकर एटम बना है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो उसको अगर हम ग्राम और किलोग्राम में लेंगे तो चीजें हमारे लिए क्या होंगी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो उसके लिए एक यूनिट होती है, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इट इज यूनिट टू मेजर द एटम। ठीक, क्या होती है, यूनिट होती है जो मास के, टू मेजर द मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी बोली गई, 1 एमयू की जो वैल्यू बोली गई वो कितनी होती है, 1 एमयू को यू भी लिखते हैं आप जनरली ऐसा। इसकी वैल्यू बोली गई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, चलिए अब पीछे जाने का वक्त है। आप याद करिए, जब हम मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नियरली मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख रहे थे, तो क्या ये मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ 1 एमयू नहीं हो सकता है? देखिए, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा 1 एमयू के इक्वल है, कुछ ये क्या है 1 एमयू के इक्वल है। ठीक है, यहां से आप ये चीजें याद रखेंगे हमेशा। मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल टू 1 एमयू। ठीक है, यहां से एमयू समझ लिया, लेकिन कुछ कुछ किताबें एमयू का दूसरा भी डिफिनेशन देती है, वो कहां से है हम निकालते हैं, समझते हैं। देखिए, ये चीजें जब हम निकाल रहे थे एटॉमिक मास यूनिट, उसके पहले हमारे पास एक स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं उसको, मास स्पेक्ट्रोमीटर आ चुका था। मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम की डिवाइस होती है, जिससे हम क्या करते हैं, बहुत छोटे चीजों का भी मास निकाल सकते हैं, लाइक एज एटम। तो उस समय तक क्या किए थे, सारे एटम का मास निकाल चुके थे, सारे एटम का मास निकाल चुके थे लगभग। अगर हम इसका एग्जांपल दें तो ऑक्सीजन का 16 एमयू, कार्बन का 12 एमयू। तो उस समय हम क्या कर चुके थे, मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने एटम का मास निकाल चुके थे। अब देखिए, जब हम एटम का मास निकाल चुके थे, जब हम कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जब इसकी वैल्यू हम निकाले तो ये हम देखा गया कि ये 1 एमयू के बराबर आ रहा। और हमें कैसे पता 1/12 मास,
क्योंकि हम कार्बन का स्पेक्ट्रोमीटर से मास निकाल चुके थे, जो हमें पता था 12 के इस 12 mu के बराबर आ रहा। तो जब 1/12 मास निकाले तो 1 mu के बराबर आ रहा है। जब 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम का निकाले तो वो भी 1 mu के बराबर आ रहा था। चलिए मान लीजिए कोइंसिडेंस हो सकता है, इसका निकाले। लेकिन हम जब नाइट्रोजन का निकाले, ऑक्सीजन का निकाले, नाइट्रोजन का निकाले, सोडियम का निकाले, एल्युमिनियम का निकाले, सिलिकॉन का निकाले, सबके साथ ऐसा होता गया कि जितनी उसकी मास है अगर उतना ही पार्ट उस एटम का कर दिया जाए। अगर इसका मास 12 है कार्बन का तो 12 पार्ट, 16 अगर इसका मास है किसी भी ऑक्सीजन का तो 16 पार्ट, उतना ही पार्ट कर दिया जाए तो हमने देखा कि वो 1 AMU के बराबर आ रहा था, 1 AMU के बराबर आ रहा था। तो हमने क्या किया, कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हुए डेफिनेशन दे दी 1 mu इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 एटम का मास होगा एक एटम का, उसका 1/12 मास 1 AMU के बराबर होगा। वो हमेशा 1 AMU के बराबर होगा। ये डेफिनेशन हमने क्या की, एटॉमिक मास यूनिट की दी। पहला डेफिनेशन हम यहां से दिए कि मेजरिंग यूनिट है, हम इसकी वैल्यू देके ये सब चीजें देखे। फिर दूसरी डेफिनेशन हमने दी इसकी 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का ये 1/12 मास होता है, ठीक है। अब हमने एटॉमिक मास यूनिट पढ़ लिया, हम देख लिया एटॉमिक मास यूनिट। एटम को मेजर करने की हमने एक यूनिट पढ़ी, AMU। एक और यूनिट होती है एटम को मेजर करने की यूनिट, अगर हम देखेंगे तो एक तो हमने पढ़ी AMU, जिसको हम U भी कहते हैं। एक होती है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक यूनिट, ग्राम एटॉमिक यूनिट या ग्राम एटॉमिक मास कुछ भी कहिए, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो AMU क्या है, इन दोनों में डिफरेंशिएट करके देखते हैं। AMU क्या है, हमारे मास ऑफ 1 एटम। एक एटम का जो मास है उसको हम AMU में लिखते हैं। जैसे यूज्ड फॉर मास ऑफ 1 एटम। ये एक एटम का मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, AMU का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 16 AMU, कार्बन की बात करें तो 12 AMU। लेकिन जनरली देखो हम क्वेश्चन देखते हैं, लोग पूछते हैं ऑक्सीजन का मास कितना, लोग लिख देते हैं 16 ग्राम। आप ये सोचिए कि कार्बन के एक एटम का मास 16 ग्राम हो सकता है। आप ये देखिए इस मार्कर को, ये 3 ग्राम का होगा, मुश्किल से 3 ग्राम का, मुश्किल से 3 ग्राम का होगा। आप इसको ऐसे इसका पार्ट करिए जो दिखाई भी ना दे, सबसे छोटा पार्ट, वो कभी 16 ग्राम के बराबर हो सकता है, कभी भी वो 16 ग्राम के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं 16 ग्राम लिख देते हैं, जो गलत है। ये इसके एक एटम का मास नहीं है, ये इसके एक एटम का मास नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या होता है, यूज्ड फॉर मास ऑफ 6.022 10 to the power 23 एटम। ये जब इतने एटम की बात होती है तो हम इसको यूज करते हैं। अब इसको हम अवोगाद्रो नंबर या Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बात आई, ये क्या होता है अवोगाद्रो नंबर या Na? ये नंबर है स्पेसिफिक, जिसको हम अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। इसको जब मोल में इंटर कर रहे होंगे तो वहां पे इसको आप इस नंबर को हम स्पेसिफाई करके आपको बताएंगे ये नंबर क्यों आया और क्या इसके पीछे कारण है, क्यों इस नंबर को लिखा गया। लेकिन अभी चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम ऑक्सीजन का मास ऑफ Na मास ऑफ 6.022 10 to the power 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन देखें तो कितना आता है। चलिए, तो हमको पता है एक मास का अगर एक मास का निकाल लें, उसमें इतने का गुणा कर लें, एक मास का ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकाल लें
और उतने उसमें इतने एटम का गुणा कर दें तो हमें इतने एटम का मास आ जाएगा। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16 mu इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, ये एक एटम का मास है, इतने एटम का गुणा कर देंगे तो इतने एटम का मास आ जाएगा। हमें पता है एमयू की वैल्यू कितनी होती है 1.66 10⁻24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आएगी 16 इंटू 10.2 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। ग्राम क्यों आया, क्योंकि हम एमयू को ग्राम के फॉर्म में लिख दिए। तो इसको सॉल्व करते समय ये नियरली कुछ 16 ग्राम के बराबर है। आप देख रहे हैं कि जब हम इतने एटम की वैल्यू लिए तो एक एटम की वैल्यू 16 एमयू थी, लेकिन जब इतने एटम के हम मास निकालना चाहे तो 16 ग्राम आया। मैग्नीट्यूड सेम रहा, बस एमयू की जगह ग्राम हो गया। चलिए ऑक्सीजन की बात हो गई, अगर हम कार्बन के साथ भी ऐसा करते हैं तो 12 ग्राम आया। ऑक्सीजन के साथ ऐसा करते हैं तो हमारा 16 ग्राम आया। ऑक्सीजन तो निकाल दिए। नाइट्रोजन के साथ करते हैं तो 14 ग्राम आया। तो ये महज एक संयोग नहीं है, ये आप देखिए एक नंबर है, ऐसा स्पेसिफिक नंबर जरूर होगा, इसके बारे में आगे जानेंगे कि जब हम इतने एटम का मास निकाल रहे हैं तो सेम एग्जैक्टली वही मैग्नीट्यूड आ रहा है, बस एमयू की जगह क्या हो रहा है ग्राम लिखा जा रहा है, बस एमयू की जगह ग्राम लिखा जा रहा है। तो आगे कभी भी क्वेश्चन में अगर कहेगा मास ऑफ वन एटम तो हम उसको एमयू के बराबर लिखेंगे, एमयू में लिखेंगे। लेकिन जब कहेगा मास ऑफ इतना एटम तब हम उसको ग्राम में लिखेंगे। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि अगर कह दिया जाए मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम उसको हम 16 ग्राम लिख दें, नहीं, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कभी भी 16 ग्राम के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी 16 ग्राम के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एमयू और ग्राम एटॉमिक मास यूनिट में अंतर समझ लीजिए, कब ग्राम में लिखना है, कब एमयू में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। हमने क्या क्या देख लिया, हमने एटम के बारे में देख लिया, बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देख लिया कैसे होते हैं, मास देख लिया, चार्ज देख लिया। अब हम क्या करेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बारे में देखिए। एटॉमिक मास क्या होता है, सिंपली मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास। आपसे कहा जाए ये मार्कर 4 चीजों से मिलकर बना है तो इसका मास निकालना है, तो बेसिकली सिंपल सी बात है, इन 4 चीजों का मास निकालिए, इसका मास आ जाए। हमको पता है एटॉमिक मास की सब एटॉमिक पार्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास निकाल लें। जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास निकाल रहे होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही इसके क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्ट होते हैं, इसका कुछ इंडिविजुअल मास होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। तो अगर एटॉमिक मास पूछा जाए कितना है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। याद कीजिए जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चार्ज उनके बारे में बता रहे थे तो हमने एक चीज लिखी थी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन इज मास ऑफ प्रोटॉन। कंपेयर करें इन दोनों को तो मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत ही छोटा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम एटम की बात करते हैं तो इतना छोटे होते हैं, लगभग 1/1837 पार्ट होता है। तो और आप 1837 पार्ट समझ सकते हैं जब मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। -24 ग्राम मतलब क्या होगा 1000000 24 बार जीरो लगाइए। इसके बाद फिर आप इसमें 1837 का मल्टीप्लाई कीजिए तो सोचिए वो कितना ज्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, पहले ही ये इतना छोटा है, उसके बाद आप और 1837 का उससे डिवाइड करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो हम जब क्या करते हैं, जब इसका मास निकालते हैं
तो मास निकालते समय हम क्या करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल रखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल रखते हैं। अब हमारे पास एटॉमिक मास कितना हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू एटॉमिक मास ऑफ न्यूट्रॉन। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू 1 एम। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं 1 एम की वैल्यू। तो अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंटू एएमयू, ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू एएमयू। क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम सेम मान के बाहर निकालें और वो एएमयू के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंटू एएमयू। ठीक है, तो अगर हम चीजें समझ में आ गई होंगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस एएमयू कैसे है। ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं और हम अगला एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सिंपल, अगर हम एक हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो इसका मास क्या होगा 1 एम, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू तो यही होती है 1 एम। ऑक्सीजन यही प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है तो 16 एम। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, एटॉमिक मास यही तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर होता है तो 14 एम। तो ऐसे हम लिखते जाएंगे। हम छोटा, अब देखिए एक बात देखिए कि अगर आपसे कोई ये कहे कि 4 हाइड्रोजन एएमयू मास सैंपल है किसी के पास, 4 एएमयू ऑफ हाइड्रोजन सैंपल पड़ा हुआ है किसी को, 4 एएमयू ऑफ हाइड्रोजन सैंपल पड़ा हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं हाइड्रोजन एटम कितना है। सिंपल सी बात है, एक एएमयू से एक हाइड्रोजन एटम का वेट क्या होता है 1 एएमयू। तो ये 1 एएमयू 1 एएमयू 1 एएमयू और 1 एएमयू, ये 4 मिलके क्या बनाए होंगे 4 एएमयू। तो कितने एटम हुए, 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4। तो मान लिया अगर बहुत बड़ा पूछ ले 100 200 तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मास, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। नंबर ऑफ एटम की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, मास सैंपल ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास इन एएमयू। ये एएमयू में होगा। जैसा पिछला क्वेश्चन क्या था 4 एएमयू, तो आप इसको अगर निकालना चाहें तो 4 एएमयू अपॉन एटॉमिक मास कितना होता है इसका 1 एएमयू। तो आप क्या देख रहे हैं, कितने एटम आ रहे हैं, 4 एटम आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 4 एटम आ रहे हैं ना। तो इस तरह ये भी एक क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, आप इसको दिमाग में बैठा लिए, चाहे फॉर्मूला है चाहे आप कहिए, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। उस पर अगर आपको कह रहा है कैलकुलेट हीलियम एटम इन 24 एएमयू ऑफ द हीलियम सैंपल, ठीक है, He सैंपल, तो हमको क्या करना है, He का हमें क्या निकालना है, हमें He का क्या निकालना है, हमें एटम निकालना है, कितने नंबर ऑफ एटम बचेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमको क्या पता है, नंबर ऑफ एटम, अभी हम पिछला ही फॉर्मूला देखे हैं, मास सैंपल अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, तो मास सैंपल कितना हमारे पास 24 एएमयू, इसका हमें वेट कितना होता है 4 एएमयू मास, तो कितना आ गया 6 एटम आ गया। चलिए एक क्वेश्चन इधर देखते हैं कि अगर कह दिया जाए यही 24 एएमयू यहां 24 ग्राम लिखा हो, तो याद कीजिए हमने बताया था कि क्या था, हम जब पीछे बताए थे तो उसमें हमने 2 यूनिट बताई थी, एक यूनिट था हमारा एएमयू में, एक यूनिट था ग्राम में। तो देखिए ग्राम वाला क्वेश्चन आया, मतलब ये कभी एक एटम का मास नहीं होगा, यहाँ पे अब एटम का मास नहीं होगा, यहाँ पे इसका मास होगा 6.0233 ग्राम का एटम।
तो अगर हम एमयू से ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो एएमयू इक्वल टू ग्राम बटे एन ए। एएमयू इक्वल टू ग्राम बटे एन ए कैसे होगा? जैसे वहां पे हमने क्या लिखा था कि 16 ग्राम था, 16 ग्राम था। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, 1 एएमयू इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन एन ए। ठीक है, एन ए, ये एन ए क्या है? 6.0223, यहां पे लिख देता हूं मैं 6.022 इंटू 10⁻23, ये इसका नंबर है। अब देखिए, जब आप यही फार्मूला, सेम फार्मूला यहां लगाएंगे नंबर ऑफ एटम निकालने का, तो यहां पे सैंपल जो है एमयू में है, आप क्या करेंगे? इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू एन ए, 24 इंटू एन ए इंटू एएमयू। अब ये एएमयू में, एएमयू की यूनिट में आ गया, पहले ग्राम की यूनिट में था, अब ये एएमयू की यूनिट में आ गया, अपॉन 4 एएमयू। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6 इंटू 6.022 इंटू 23 एटम। ठीक है, 23 एटम। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। हमने एटम देख लिया, एटॉमिक मास देख लिया, एमयू देख लिया। अब हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट constitute, smallest part, small part of element or compound which can exist stable and इंडिपेंडेंटली। क्या कहना चाह रहा है? जैसे जो हमारा एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ये क्या है? ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस तरह नहीं पाए जाते हैं। ये इंडिपेंडेंटली इस तरह हमारे यूनिवर्स में नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, खाली हाइड्रोजन मिल जाए, खाली यूनिवर्स मिल जाए, ऐसा इनका कोई स्टेबल फॉर्म नहीं होता है। ये क्या होते हैं? ये कुछ इस तरह पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, H2SO4, या कुछ इस तरह पाए जाते हैं। ये से हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको पूरा क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल है तो इसकी कुछ एटॉमिसिटी होती है। मॉलिक्यूल की क्या होती है? एटॉमिसिटी। अगर पूछा जाए एटॉमिसिटी क्या होती है, तो जैसे अगर हमारे पास है H2, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है। कितने नंबर ऑफ एटम? नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं। अगर आपसे कहा जाए ओजोन में, ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी है? 3 एटम है तो 3 एटॉमिसिटी है इसकी। H2SO4 की कितनी है? 2, 4 2 6, 1 7 है, 7 एटॉमिसिटी इसकी है। तो हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल समझ लिया, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अब मॉलिक्यूलर मास देखने के लिए, मॉलिक्यूलर मास ये क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात। मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो एक मॉलिक्यूल का जितना मास होता है उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। हमें पता है मॉलिक्यूल क्या, किससे मिलकर बना होता है, क्या चीज होती है उसमें? एटम होते हैं। तो मास ऑफ ऑल एटम, अगर सारे एटम का मास निकाल लिया जाए तो क्या वो मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा? देगा। जैसे अगर हमारे पास H2SO4 है तो 2 हाइड्रोजन का, 1 S का, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन का मास निकाल दिया जाए तो टोटल मास क्या हो जाएगा? H2SO4। ठीक है, H2O। ठीक है, H2O का अगर मास निकालना है तो क्या करेंगे? हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन है, उससे 2 हाइड्रोजन
जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम प्लस 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम में कितना होता है हमको पता, 16 एमयू, और जो हाइड्रोजन एटम का मास होता है वो कितना होता है, 2 इंटू 1 एमयू, तो कितना हो गया 18 एमयू, ठीक है, 18 एमयू। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, अगर हमारे पास मीथेन है CH4, इसका मास निकालना है, भी एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है। तो जब भी जाने हमें मॉलिक्यूल का मास निकालना होता है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हम एटम का, हर एक एटम का मास निकाल लेंगे और वो हमारे मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। CH4 की बात करें तो ठीक, मास ऑफ कार्बन एटम प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू 4, ठीक। तो मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है हमें पता है 12 एमयू, और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है 4 इंटू 1 एमयू, 16 एमयू, ठीक है। और अगर हम यहां पे जैसे हमने वहां पे नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला लिया था, अगर हम उसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला दें यहां पे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला दे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वहां एटॉमिक मास था, यहां क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यही अगर कोई क्वेश्चन ले लें कि CH4 जो है ये क्या है 48 एमयू है हमारे पास, CH4 क्या है 48 एमयू हमारे पास, तो कितने मॉलिक्यूल हैं, तो सैंपल 48, 16 एमयू उसका मॉलिक्यूलर मास, तो 3 मॉलिक्यूल है इसके पास। कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है। वहां एटम निकालते थे, यहां मॉलिक्यूल निकालते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हम बेसिक चीजें देखें, तो बेसिक चीजें हमें मोल के पहले पढ़नी चाहिए, वो चीजें हमने देख लिया। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, मोल में एंटर करेंगे। हम मोल में एंटर करने के बाद हम देखेंगे जो वहां पे हमने Na लिखा था 6.023 इंटू 10⁻23 वो क्या होता है। ये जो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ये मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, एमयू, इन सब का यूज क्या है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।